जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। जेन टेक्नोलॉजीज का दावा है कि उसके सिमुलेटर आधारित ट्रेनिंग सिस्टम ने अग्निवीरों के प्रशिक्षण चक्र को तकरीबन 100 सप्ताह से घटाकर 30 सप्ताह करने में मदद की है। कंपनी के अनुसार सिमुलेटर का इस्तेमाल बेसिक सैन्य प्रशिक्षण, हथियार संचालन और टैक्टिकल ड्रिल्स को अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से सिखाने में मदद करता है। ये बदलाव अग्निपथ योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्निवीरों की सेवा अवधि केवल 4 वर्षों की है और सीमित समय में उन्हें कॉम्बैट रेडी बनाना जरूरी है। जेन टेक्नोलॉजीज का कहना है कि इससे प्रशिक्षण की अवधि कम होने के बावजूद ट्रेनिंग आउटकम्स और रेडीनेस स्टैंडर्ड्स से समझौता नहीं होता है। कंपनी के लिए ये केवल लागत बचत का मामला नहीं है, वो सिमुलेटर को भारतीय सशस्त्र बलों की तेजी से मैन पावर जनरेशन और कॉम्बैट रेडीनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा बता रही है। अगर 100 से 30 सप्ताह तक का ये अंतर आंकड़ा जो है, कभी अगर बात करें बड़े स्तर पर दोहराया जा सकता है, तो इससे भारतीय सेना की ट्रेनिंग कैपेसिटी और अग्निवीर डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय वायुसेना ने गरुण स्पेशल फोर्सेस के लिए एक नई मल्टी स्पेशलिटी आर्मर्ड व्हीकल की तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए जुलाई 2026 में एक आरएफआई जारी करी गई है। 450 हार्स पावर का 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की अधिकतम सड़क की गति, और इसके अलावा कम से कम 10 सैनिकों की क्षमता, जिसमें एक ड्राइवर और 9 पूरी तरीके से सुसज्जित गरुण कमांडोज की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। 60% स्वदेशी सामग्री की अनिवार्यता और वाहन को 7.62 × 55 mm APB एमुनेशन के खिलाफ ऑलराउंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और नीचे से 10 किलोग्राम TNT इक्विवेलेंट ब्लास्ट प्रोटेक्शन देना होगा। रन फ्लैट टायर्स होने चाहिए, जो टायर क्षतिग्रस्त होने के बाद भी कम से कम 10 किलोमीटर चल सकें। 360 डिग्री तक घूमने वाला वेपन टरेट, जिसमें मिशन के अनुसार 7.62 और 12.7 mm की मशीन गन और 40 mm का जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है या RCWS लगाया जा सके। वाहन को रेगिस्तान, हिमालय में तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई तक और जंगल और कठिन टेरेन में काम करने में सक्षम होना चाहिए। अगली बड़ी अपडेट आ रही है कैट्स हंटर को लेकर। कैट्स हंटर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स का एक प्रमुख एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल कंपोनेंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पहले जो फुली पावर्ड और इंटीग्रेटेड फ्लाइट ट्रायल्स हैं, ये 2027 के अंत तक या 2028 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। ये लगभग 600 किलोग्राम वजन वाला और तकरीबन 250 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम एक लो ऑब्जर्वेबल सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है। हंटर को तेजस, जैगुआर और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इसे कैट्स वॉरियर अनमैन एयर व्हीकल या अनमैन कॉम्बैट एयर व्हीकल के इंटरनल वेपन बे में से भी डिप्लॉय किया जाने की योजना है। इसके पावर्ड फ्लाइट टेस्ट में मिसाइल का एयरक्राफ्ट और UAV से सेपरेशन, टर्बोजेट इग्निशन, ऑटोनोमस फ्लाइट और गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम का वैलिडेशन शामिल होगा। सबसे बड़ी चुनौती केवल मिसाइल नहीं है, बल्कि पूरा कैट्स इकोसिस्टम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले एसिड यानी एयर कॉम्बैट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट AI आर्किटेक्चर को वैलिडेट करने पर जोर दे रहा है। एसिड का उद्देश्य मैन फाइटर, UCAV और ऑटोनोमस वेपन के बीच में सिक्योर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और AI असिस्टेड डिसीजन मेकिंग सक्षम करना है। अगली बड़ी अपडेट प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर को लेकर आ रही है। प्रोजेक्ट 18 जो है, ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर है और ये बेसिकली एक ऐसा कार्यक्रम है जिस पर भारतीय नौसेना की पूरी नज़र है। इसका आकार तकरीबन 11,000 से लेकर 13,000 टन और लंबाई तकरीबन 180 मीटर बताई गई है। इसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की योजना है, जो भविष्य के हाई पावर सेंसर, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, अनमैन्ड सिस्टम को सपोर्ट करेगा। डिज़ाइन में 144 तक वर्टिकल लॉन्च सेल और 8 स्लैंट लॉन्चर्स की बात कही गई है और संभावित हथियारों में ब्रह्मोस मार्क 2, निर्भय और प्रोजेक्ट कुश के साथ साथ बराक 8 जैसे जो सिस्टम है, ये भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता भी होगी। अब अगर यहाँ पर एक अपडेट की बात करें, तो अपडेट ये है कि पूरे कार्यक्रम की अनुमानित लागत तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा की होगी, जहाँ पर 6 जहाज जो है लगभग $1.67 बिलियन प्रति जहाज की लागत यहाँ पर आने वाली है। यानी कि प्रति जहाज तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की जो लागत है वो आएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अगर शुरुआती बैच छोटा हुआ तो प्रति जहाज की लागत भी यहाँ पर बढ़ सकती है। डेटा पैटर्न्स इंडिया ने MiG-29 और सुखोई 30 MKI के लिए हॉक एयरबॉर्न रेडार का हार्डवेयर तैयार कर लिया है। मुख्य चुनौती अब रेडार के सॉफ्टवेयर और एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन की है। कंपनी को पहले एक्सटर्नल सोर्स से सॉफ्टवेयर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब वह व्यवस्था सफल नहीं हुई और अब डेटा पैटर्न्स DRDO और रशियन OEM से सहयोग की संभावनाओं को तलाश कर रहा है। दरअसल अगर हम आपको बता दें,
रशियन ओईएम जो है इसकी मदद का उद्देश्य केवल खास तौर पर रेडार को संबंधित रूसी ओरिजिन फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीनों में सॉफ्टवेयर इशू पर बड़ी स्पष्टता या ब्रेक थ्रू मिल सकता है और इसके बाद रेडार फ्लाइट टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन की ओर आगे बढ़ सकेगा। साथ ही डेटा पैटर्न्स अपना एयरबॉर्न रेडार सॉफ्टवेयर खुद विकसित कर रही है और शुरुआत में तो टेस्टिंग के लिए अनमैन्ड व्हीकल को टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हॉक रेडार का हार्डवेयर तैयार है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन बॉटलनेक बना हुआ है और डीआरडीओ और रशियन ओईएम सपोर्ट के साथ इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है और डेटा पैटर्न्स को भरोसा है कि वो इस समस्या का निदान कर लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो रूस ने भारत के सामने Su-57 का अब अंतिम प्रस्ताव रख दिया है और इसके बाद उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट्स की बात माने तो रूस ने Su-57 स्टेल्थ फाइटर का एक बड़ा पैकेज ऑफर किया है, जिसमें से विमान ही नहीं बल्कि अब हाइपरसोनिक वेपन्स और उनके एडवांस मिसाइल भी शामिल हैं। रूस Su-57 के पूरे ऑपरेशनल इकोसिस्टम को भारत को ट्रांसफर करना चाहता है। पैकेज में KS-69 क्रूज मिसाइल, R-37M मिसाइल और किंजाल और ज़िरकान जैसे हाइपरसोनिक हथियारों के एकीकरण की चर्चा भी सामने आई है। इसके अलावा भारत के AMCA प्रोग्राम में सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में भी वो भारत का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं इसके पीछे का कारण यह है कि भारत और फ्रांस के बीच में 6th जनरेशन फाइटर को लेकर बातचीत चल रही है, जिसके चलते भारत इस समय Su-57 पर उतना गौर नहीं कर रहा है। लेकिन देखना यह है कि भारत सरकार का इस पर क्या निर्णय होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।